आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कामिनी राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर RCET CSVTU भिलाई, आप सभी का स्वयं के इस कोर्स जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और सेफ्टी मैनेजमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा, पर्यावरणीय ध्वनि स्तरों की निगरानी कई कारणों से आवश्यक है। यह ध्वनि प्रदूषण की सीमा और प्रभाव को समझने में मदद करता है, जो मानव स्वास्थ्य, वन जीवों और समग्र जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ध्वनि स्तरों पर डेटा एकत्र करके नीति निर्माताओं और नियामक निकायों को ध्वनि को नियंत्रित और कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ विकसित करने में मदद मिलती है, जिससे एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ जीवन पर्यावरण सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त ध्वनि निगरानी पर्यावरणीय नियमों को पालन, शहरी नियोजन और ध्वनि से संबंधित अनुसंधान और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज के व्याख्यान नंबर 20, जिसका नाम है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, में हम सबसे पहले जानेंगे ध्वनि प्रदूषण के स्रोत की पहचान कैसे की जाती है। इसके बाद हम ध्वनि प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में समझेंगे। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तकनीकों और नीतियों का अध्ययन करेंगे। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों को समझेंगे। आखिरी में हम ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयासों की भूमिका को समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर चुका है। वायु, जल, भूमि में व्याप्त प्रदूषण की तरह कोलाहल, शोर भी पर्यावरण प्रदूषण में सम्मिलित हो गया है। ये मानव मस्तिष्क एवं स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। हम पिछले व्याख्यानों से समझ चुके हैं कि ध्वनि वह तत्व है जिसका आभास हमारी कर्मेंद्रियों से होता है। किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। यद्यपि ध्वनि जीवन का एक आवश्यक अंग है, लेकिन जब यह ध्वनि किसी भी रूप से अप्रिय लगे, शोर कही जाती है। ध्वनि प्रदूषण निवारण एक जटिल समस्या है, क्योंकि हमें आधुनिक प्रगति के फलस्वरूप प्राप्त सुख सुविधाओं के साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि नियंत्रण की प्रक्रिया से औद्योगिक उपलब्धि भी प्रभावित ना हो। इस प्रकार शोर का समूल निवारण तो असंभव है, परंतु कुछ कारगर उपाय अपनाकर उसे नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एक महत्वपूर्ण विषय है, जो शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते शोर के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक है। यह मानव स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करने में मदद करता है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकी उपाय, नीतियाँ और सामुदायिक प्रयास किए जाते हैं। शोर अवरोधक संरचनाओं, ध्वनि अवशोषक सामग्री और ध्वनि नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करके शोर को सीमित किया जा सकता है। इसके साथ ही सख्त कानून और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कैसे की जाती है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना आवश्यक है, ताकि हम शोर के मुख्य कारणों को समझ सकें और उन्हें नियंत्रित करने के प्रभावी उपायों को लागू कर सकें। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में यातायात, औद्योगिक गतिविधियाँ, निर्माण कार्य और सामाजिक आयोजनों का शोर शामिल है। सड़क परिवहन, हवाई परिवहन और रेल यातायात शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। इनसे उत्पन्न शोर लगातार बढ़ती जनसंख्या और वाहन संख्या के कारण अधिक हो जाता है। फैक्ट्रियाँ और उद्योग में चलने वाली भारी मशीनरी और उपकरणों से उत्पन्न शोर औद्योगिक क्षेत्रों और उनके आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत को समझना हमें उनके प्रभावों का विश्लेषण करने और नियंत्रण करने के उपायों को लागू करने में मदद करता है। शोर अलग अलग कार्य करने से भी उत्पन्न होता है, जैसे निर्माण कार्य से उत्पन्न शोर, भवन निर्माण, सड़कों की मरम्मत और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के दौरान उत्पन्न शोर ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। सामाजिक आयोजनों का शोर, विवाह, त्यौहार और राजनीतिक रैलियों में लाउड स्पीकर और पटाखों का अत्यधिक उपयोग भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है।
इन सभी स्रोतों को पहचानकर और उनके प्रभावों को समझकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कानूनों का सख्ती से पालन, ध्वनि अवरोधक तकनीकों का उपयोग और लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। अब हम ध्वनि प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बात करेंगे। ध्वनि प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आइए इसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। ध्वनि प्रदूषण जो अनचाहे और हानिकारक ध्वनि स्तरों का परिणाम है, हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालता है। उच्च डेसिबल लेवल के कारण कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे आम समस्या है हियरिंग लॉस, जो लंबे समय तक लाउड नॉइज़ के संपर्क में रहने से हो सकता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण से स्लीप डिस्टर्बेंस भी होती है, जिससे थकान, ध्यान में कमी और प्रोडक्टिविटी में गिरावट आती है। शोर के कारण ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस का खतरा बढ़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से स्ट्रेस, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव न केवल मनुष्य पर बल्कि वाइल्ड लाइफ पर भी पड़ता है। जानवरों की संचार, प्रजनन और नेविगेशन की क्षमता प्रभावित होती है, जो उनकी जीवन शैली और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नॉइज़ बैरियर्स, ग्रीन बेल्ट्स और साउंड प्रूफिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। हमें व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर भी शोर को कम करने के प्रयास करने चाहिए, ताकि हम अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। अब हम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जिनमें तकनीकी उपाय, नीतिगत हस्तक्षेप और सामुदायिक जागरूकता शामिल है। आइए इन उपायों को विस्तार से समझते हैं। निर्धारित सीमा से अधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों पर मुख्य मार्गों एवं आवासीय क्षेत्रों से निकलने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन वाहनों एवं उपकरणों से शोर अधिक हो, उसे ऐसे डिज़ाइन करें कि शोर कम हो। उद्योगों को आबादी से दूर ही लगाना चाहिए। सबसे पहला उपाय है शोर फैलने से रोकना। कमरों, कारखानों की दीवारों में ध्वनि अवशोषक पदार्थों का उपयोग करके शोर को फैलने से रोका जा सकता है। जो व्यक्ति अधिक शोर वाले स्थानों पर काम करते हैं, उन्हें ईयर प्लग का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है व्यवस्थाओं में अपेक्षित परिवर्तन। ध्वनि प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव वहाँ के निवासियों पर पड़ता है, किंतु यदि हम सभी लोग मिलकर प्रयास करें तो ध्वनि प्रदूषण के असर को कम कर सकते हैं। जैसे रेडियो, टीवी, टेप, अन्य मनोरंजन साधनों को धीमी आवाज़ में बजाएं। सामूहिक कार्यक्रम, पूजा पाठ, शादी जैसे कार्यक्रमों में ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर, डीजे का उपयोग ना करें। ट्रकों एवं भारी वाहनों के यथासंभव आबादी वाले भागों से निकलने पर रोक लगानी चाहिए। 2 पहिया वाहन, कार, बस के साइलेंसरों की जांच समय समय पर करनी चाहिए, जिससे तेज़ आवाज़ से बचा जा सके। अस्पताल, विद्यालय, अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में साइलेंस जोन बना देना चाहिए। इस प्रकार सब मिलकर ध्वनि प्रदूषण कम करने में सहायक हो सकते हैं। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण के बारे में लोगों को शिक्षित करना। शोर कितना हानिकारक है, इससे होने वाले रोगों से परिचित कराकर उन्हें लोगों को जागरूक करना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा पर बल देना चाहिए। समाचार पत्र, टीवी, सिनेमा के माध्यम से समझाने का प्रयास करना चाहिए और शोर प्रदूषण से उत्पन्न दुष्परिणामों से भी अवगत कराना चाहिए। चौथा है ध्वनि प्रदूषण एवं कानून। किसी भी समस्या का समाधान कानून से होता है, ठीक वैसे ही प्रदूषण रोकने के कानून की आवश्यकता है। इंग्लैंड में शोर रोकथाम अधिनियम 1960 बना, जिसमें रात 9 बजे से प्रातः 8 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक है। अमेरिका में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए शोर नियंत्रण अधिनियम 1972 बनाया गया। जापान में मूल कानून में प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में पर्यावरणीय जागृति एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान हैं।
लेकिन भारत में शोर नियंत्रण के लिए अलग से कोई केंद्रीय कानून नहीं है। अभी हाल ही में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ऐसी व्यवस्था रखी गई है जिसमें किसी प्रकार के प्रदूषण के संदर्भ में नियम बनाए जा सकते हैं और उन पर विधि संगत कठोरता से पालन किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित तालिका में दिए गए मानकों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की है। आप देख सकते हैं इस टेबल में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ध्वनि का निर्धारित मान दिया हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रातः से रात्रि 9 बजे तक 75 डेसिबल और रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 70 डेसिबल रखा गया है। आप देख सकते हैं इस टेबल में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ध्वनि का निर्धारित मान दिया हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रातः से रात्रि 9 बजे तक 75 डेसिबल और रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 70 डेसिबल रखा गया है। व्यावसायिक क्षेत्र के लिए 65 डेसिबल और रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 55 डेसिबल रखा गया है। आवासीय क्षेत्र के लिए प्रातः से रात्रि 9 बजे तक 55 डेसिबल और रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल रखा गया है। शांत क्षेत्र के लिए प्रातः से रात्रि 9 बजे तक 50 डेसिबल और रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 40 डेसिबल रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार निद्रावस्था में आसपास के वातावरण में 35 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए एवं दिन का शोर भी 45 से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र कम तथा नगरीय क्षेत्र अधिक प्रभावित हो रहा है। इस पर नियंत्रण के लिए नैतिक चेतना सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी उपाय है। भारतीय संस्कृति का मूल तथ्य है कि अपने किसी कार्य द्वारा दूसरों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए, वह भी नीम, बरगद, इमली, अशोक आदि के वृक्ष लगाने चाहिए। बेलें भी शोर सोखने का काम करती हैं, ये रक्षा कवच सिद्ध हो सकता है। नॉइज़ वॉरियर जैसे ध्वनि शोषक यंत्र भी बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। यदि ध्वनि प्रदूषण इसी प्रकार अपनी वर्तमान दर से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में वह संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरनाक हो सकता है। जीवन के संतुलित विकास के लिए बाहरी वातावरण का स्तर भी संतुलित होना चाहिए। हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा कि ध्वनि प्रदूषण की समस्याओं से हम सभी छुटकारा पा सकें। ध्वनि प्रदूषण के मानक इंडोर व आउटडोर क्षेत्रों के लिए अलग अलग होते हैं, जिन्हें आप इन तालिकाओं के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इन तालिकाओं में भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत ध्वनि स्तर को दर्शाया गया है। पहला है आवासीय क्षेत्रों में स्वीकृत बाह्य ध्वनि स्तर। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ध्वनि स्तर का मान 25 से 35 डेसिबल रखा गया है। उपनगरीय के लिए ध्वनि स्तर का मान 30 से 40 डेसिबल रखा गया है। नगरीय के लिए ध्वनि का मान 35 से 40 डेसिबल रखा गया है। नगरीय, आवासीय व व्यावसायिक के लिए 40 से 45 डेसिबल रखा गया है। नगरीय सामान्य क्षेत्र के लिए ध्वनि स्तर का मान 45 से 55 डेसिबल तक रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए ध्वनि स्तर का मान 50 से 60 डेसिबल रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ध्वनि स्तर 25 से 35 डेसिबल रखा गया है। उपनगरीय के लिए ध्वनि स्तर 30 से 40 डेसिबल रखा गया है। नगरीय, आवासीय के लिए ध्वनि स्तर 35 से 40 डेसिबल रखा गया है। नगरीय, आवासीय तथा व्यावसायिक के लिए ध्वनि स्तर 40 से 45 डेसिबल रखा गया है। नगरीय सामान्य क्षेत्र के लिए ध्वनि स्तर 45 से 55 डेसिबल रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ध्वनि स्तर 50 से 60 डेसिबल रखा गया है। दूसरा है विभिन्न भवनों में स्वीकृत आंतरिक ध्वनि स्तर। एक तालिका में भवन तथा दूसरी तालिका में ध्वनि स्तर को दर्शाया गया है। रेडियो तथा टेलीविज़न स्टूडियो के लिए ध्वनि स्तर 25 से 35 डेसिबल रखा गया है। संगीत कक्ष के लिए ध्वनि स्तर 30 से 35 डेसिबल रखा गया है।
ऑडिटोरियम, हॉस्टल, सम्मेलन कक्ष के लिए ध्वनि स्तर 35 से 40 डेसिबल रखा गया है। कोर्ट, निजी कार्यालय तथा पुस्तकालय के लिए ध्वनि स्तर 40 से 45 डेसिबल रखा गया है। सार्वजनिक कार्यालय, बैंक तथा स्टोर के लिए ध्वनि स्तर 45 से 50 डेसिबल रखा गया है। रेस्टोरेंट के लिए ध्वनि स्तर 50 से 55 डेसिबल रखा गया है। आइए अब हम जानते हैं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के तकनीकी उपाय के बारे में। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई तकनीकी उपाय उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तकनीकी उपाय हैं, जैसे ध्वनि अवरोधक। ध्वनि अवरोधक का उपयोग शोर स्रोत और संवेदनशील क्षेत्रों के बीच ध्वनि को अवरोधित करने के लिए किया जाता है। यह दीवारें, बाड़ या अन्य अवरोधक संरचनाएं हो सकती हैं जो ध्वनि को फैलने से रोकती हैं। इन्हें सड़क के किनारे, रेलवे लाइनों के पास और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास स्थापित किया जाता है। अगला उपाय है ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग। ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग इमारतों के अंदरूनी हिस्सों, दीवारों और छतों में किया जाता है ताकि ध्वनि की गूंज को कम किया जा सके। फाइबर ग्लास, रॉक वूल और ध्वनि अवशोषक फोम जैसी सामग्री ध्वनि को अवशोषित करने में मदद करती हैं, जिससे ध्वनि का स्तर कम होता है। अगला है शोर कम करने के लिए वाहन मानक। वाहनों के लिए ध्वनि उत्सर्जन मानकों को लागू करना ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह मानक वाहनों के निर्माण में उपयोग होने वाले साइलेंसर, टायर और इंजन के डिजाइनों को प्रभावित करते हैं। इससे वाहन से उत्पन्न शोर को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्वनि नियंत्रण उपकरण का उपयोग करके भी ध्वनि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। औद्योगिक मशीनरी, निर्माण उपकरण और अन्य शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों में ध्वनि नियंत्रण उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। इन उपकरणों में ध्वनि अवरोधक, ध्वनि अवशोषक कवर और कम शोर उत्पन्न करने वाली मशीनरी घटक शामिल हैं। शहरी योजना में ध्वनि नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए आवासीय क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों को अलग रखना, हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास करना और ध्वनि अवरोधक संरचनाओं का निर्माण करना शामिल है। इससे शोर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीतियां और मानक कौन कौन से हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीतियां और मानक बनाए गए हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मानक। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा ध्वनि प्रदूषण के लिए कई मानक निर्धारित किए गए हैं। इनमें से ध्वनि स्तर की अधिकतम सीमा और ध्वनि मापन के तरीके और स्वास्थ्य पर ध्वनि के प्रभाव शामिल हैं। दूसरा है राष्ट्रीय मानक। भारत में ध्वनि प्रदूषण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानक और नियम बनाए गए हैं। ये मानक विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि स्तर की सीमा को निर्धारित करते हैं, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांत क्षेत्र। तीसरा है नियामक नीतियाँ। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई देशों में सख्त नियामक नीतियाँ लागू की गई हैं। इनमें वाहन ध्वनि नियंत्रण कानून, औद्योगिक ध्वनि उत्सर्जन नियम और निर्माण गतिविधियों के लिए ध्वनि मानक शामिल हैं। चौथा है ध्वनि प्रदूषण के लिए जागरूकता अभियान। सरकारें और गैर सरकारी संगठन ध्वनि प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाते हैं। ये अभियान ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए समाज में जागरूकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इन व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयास पर प्रकाश डालते हैं। पहला है व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास। हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठा सकता है, जैसे कि वाहन का हॉर्न कम से कम बजाना, ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का सही ढंग से उपयोग करना और उत्सव या आयोजनों में ध्वनि सीमा का पालन करना शामिल है।
दूसरा है सामुदायिक स्तर पर प्रयास। सामुदायिक प्रयासों में सामूहिक रूप से ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए पहल की जाती है, जैसे कि रिहायशी क्षेत्रों में लाउड स्पीकर का सीमित उपयोग, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ स्थानीय नियमों का पालन और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। तीसरा है शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। स्कूलों और कॉलेजों में ध्वनि प्रदूषण के बारे में शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। यह छात्रों में ध्वनि प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जिम्मेदारी सिखाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आखिरी है स्वैच्छिक संगठन और एनजीओ। स्वैच्छिक संगठन और एनजीओ ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। आइए अब हम ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर भविष्य के दृष्टिकोण को समझते हैं। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में भविष्य के दृष्टिकोण में नई तकनीकों का विकास और नीतिगत सुधार शामिल हैं। नई तकनीकों का विकास। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीकी और उन्नत तकनीकों का विकास जारी है। इसमें ध्वनि अवशोषण में सुधार, स्मार्ट शोर बाधाओं और ध्वनि उत्सर्जन को कम करने वाले उपकरणों का विकास शामिल है। इस दृष्टिकोण में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में डिजिटल तकनीकों जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर नेटवर्क का उपयोग करके ध्वनि स्तर की निगरानी और नियंत्रण किया जा सकता है। स्मार्ट शहरों में यह तकनीकें व्यापक रूप से उपयोग की जा रही हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीतिगत सुधार। सरकारों द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए नीतिगत सुधार की आवश्यकता है। इसमें ध्वनि मानकों का कड़ा अनुपालन, नए नियमों का निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन शामिल है। शहरी योजना में ध्वनि नियंत्रण के नए दृष्टिकोण भी शामिल है। शहरी योजना में ध्वनि नियंत्रण के लिए कुछ नए दृष्टिकोण हैं। शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नई शहरी योजनाओं का विकास किया जा रहा है, जिसमें ध्वनि अवरोधक संरचनाओं का निर्माण और हरित क्षेत्रों का विस्तार शामिल है। जागरूकता और शिक्षा में वृद्धि। ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा के माध्यम से समाज को शिक्षित करने के प्रयास बढ़ते जा रहे हैं। यह प्रयास भविष्य में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमने इस व्याख्यान में जाना कि ध्वनि प्रदूषण आधुनिक शहरी जीवन का एक गंभीर और व्यापक रूप से प्रभाव डालने वाला पहलू है। यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों में यातायात, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य और मनोरंजन शामिल है। इस प्रदूषण के कारण श्रवण हानि, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मानसिक तनाव और नींद की समस्याएं हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई तकनीकी और नीतिगत उपाय अपनाए जा सकते हैं। इनमें शोर नियंत्रण के लिए बाधाओं का निर्माण, ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग और वाहन ध्वनि सीमाओं के लिए नियामक मानकों का पालन शामिल है। इसके अलावा शहरी योजना में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय शामिल किए जा सकते हैं, जैसे कि हरित क्षेत्र और शोर अवरोधक संरचनाओं का विकास। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न मानक और दिशा निर्देश बनाए गए हैं। विश्व संगठन और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ये मानक ध्वनि स्तर की सीमाएं निर्धारित करते हैं और इनका अनुपालन आवश्यक है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूकता बढ़ाने और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जिम्मेदार कदम उठाने चाहिए, जैसे कि वाहन के हॉर्न का सीमित उपयोग, लाउड स्पीकरों का सही तरीके से उपयोग और अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का नियंत्रित उपयोग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न मानक और दिशा निर्देश बनाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ये मानक ध्वनि स्तर की सीमाएं निर्धारित करते हैं और इनका अनुपालन आवश्यक है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में व्यक्तिगत और
सामुदायिक प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूकता बढ़ाने और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जिम्मेदार कदम उठाने चाहिए, जैसे कि वाहन के हॉर्न का सीमित उपयोग, लाउड स्पीकरों का सही तरीके से उपयोग और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का नियंत्रित उपयोग करना चाहिए। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। आगे के व्याख्यान में हम जल प्रदूषण तथा इसके उपचार के बारे में पढ़ेंगे। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद।